हम इसी में आगे कुछ पढ़ेंगे। तो कल हमने जो जो किया था उससे आगे आज हम करेंगे। अब हम कुछ सर्किट बनाएंगे, ठीक है। सर्किट्स का मतलब समझो, डिफरेंट सर्किट बनाएंगे। यानी किसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को रखेंगे, किसी सर्किट में हम आपका कंडक्टर उसको रखेंगे, और किसी सर्किट में हम कैपेसिटेंस वगैरह अलग अलग सर्किट बनाएंगे। किसी में हम एल, किसी में हम आर, किसी में हम सी, इनको मिक्स करें, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके हर एक को हम रखते हैं। प्योर रेजिस्टेंस रखते हैं पहले, फिर प्योर एल रखेंगे हम, फिर प्योर क्या रखेंगे हम, सी रखेंगे। तो इन तीनों के लिए हम अलग अलग सर्किट बनाएंगे। तब जब हमारा सर्किट में कौन सी करंट हो, एसी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द डिफरेंट सर्किट, अलग अलग परिपथ हम बनाएंगे। तो पहला सर्किट जो हम बना रहे हैं, प्योर रेजिस्टेंस। जब सर्किट में क्या हो, केवल और केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, ठीक है। तो देखते हैं, सपोज ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने कनेक्ट किया है, किससे कनेक्ट किया है, एक एसी सोर्स से, ठीक है। और एसी सोर्स का जो मैंने ईएमएफ मान रहा हूं वो है हमारा क्या है, V = V0 sin ओमेगा t। और रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है आपका, R, ठीक है। माना किसी इंस्टेंट में, वैसे तो हम यहाँ पर करंट की कोई डायरेक्शन नहीं बना सकते, एसी सोर्स है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो बस माना किसी इंस्टेंट में, किसी क्षण में यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट है। तो यहाँ पर करंट आपका कुछ ऐसे चला, तो यहाँ पर मैं एक लूप बना सकता हूँ ऐसे, इसमें मैं किरचॉफ का लॉ लगाऊंगा। किरचॉफ का लॉ क्या कहता है, टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0। अब जो इसी डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में जो आप वोल्टेज को लोगे उसको आप नेगेटिव में लोगे, नहीं लोगे। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है V, और ये वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर IR होगा इस रेजिस्टेंस में, तो कितना होगा -IR, V - IR इक्वल टू कितना होगा, टोटल 0। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। यहाँ से आप निकल सकते हैं सिंपलाई, I इक्वल टू V कितना है आपका, V0 sin ओमेगा t। तो आप रखेंगे V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज आपको और दिख रही है, वो ये है V0 भी कांस्टेंट है, क्योंकि वोल्टेज की पीक वैल्यू है, मींस वोल्टेज का शिखर मान है। और R क्या है, रेजिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब V0 बटे R भी आपका कांस्टेंट है। यू कैन राइट इट I इक्वल्स टू V0 बाय R इनटू sin ओमेगा t। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू, तो ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं नया कांस्टेंट लिख रहा हूं, I0 sin ओमेगा t। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर V0 क्या है आपका, वोल्टेज की पीक वैल्यू, यानी वोल्टेज का शिखर मान। I0 क्या है आपका, धारा का शिखर मान, धारा की करंट की पीक वैल्यू। तो I0 की वैल्यू यहाँ से क्या है आपकी, I0 को क्या लिखा है हमने, V0 बट्टे R लिखा है। ये बात समझ में आ गई आपकी, आई होप आ जानी चाहिए। क्लियर है ना, वेरी। तो यहाँ से तो आपको एक चीज पक्का हो गई है कि I0 यानी करंट की जो पीक वैल्यू है, धारा का जो शिखर मान है, वो हमेशा वोल्टेज की पीक वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि I0 = V0 बाय R है। R से आपको डिवाइड करना है, यानी V0 जितना होगा उसको आपको R से डिवाइड करोगे, वो I0 आएगा। इसका मतलब I0 विल ऑलवेज बी लेस देन V0, यानी वोल्टेज की पीक वैल्यू, सॉरी करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू से हमेशा हमेशा कम। इतना यहां से समझ में आ गया। कब, जब आपका सर्किट में केवल और केवल क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां हम एक चीज और पढ़ेंगे बच्चों, वो होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है बच्चों, फेज डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं, कलांतर। तो क्या होता है ये फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है मॉड ऑफ फेज ऑफ V, यानी V की कला, फेज ऑफ V, क्या बोलेंगे उसका, फेज ऑफ V यानी वोल्टेज की कला, माइनस करंट, करंट की फेज, यानी फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट। अब फेज क्या है यहां पर, यानी ये जो ओमेगा टी आपको दिख रहा है ना, यही फेज है, ठीक है। तो V की फेज क्या है, ओमेगा टी है, I की फेज भी क्या है, ओमेगा टी है। तो दोनों की फेज सेम है, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, आंसर आ जाएगा आपका 0। ये 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो
इसका एक मतलब ये भी निकलता है द वोल्टेज एंड करंट, जो करंट है वो वोल्टेज के साथ ही फेज में, यानी दोनों एक ही फेज में है। बात समझ आ गई? द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, या आप कह सकते हैं द करंट इज इन द फेज ऑफ वोल्टेज, इज विद द फेज ऑफ वोल्टेज, यानी करंट वोल्टेज की ही फेज में है, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ही जीरो है, तो दोनों एक ही कला में बद्ध है, दोनों आप बोल सकते हैं हिंदी में कि दोनों एक ही कला में बद्ध है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, एक ही कला में बद्ध है, क्योंकि इनके बीच का फेज डिफरेंस है। तो देखो गया, इट इंप्लाइज दैट द करंट इज इन द फेज विद वोल्टेज की फेज में। क्लियर है बच्चों? यहां से सजी समझ में आ गई? अब ये जो हम कह रहे हैं कि एक ही फेज में है, कैसे इसको आप सिग्निफाई करो, कैसे इसको आप बताओगे कि दोनों एक ही फेज में? तो इसको समझने के लिए हम एक वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसमें, एक दो टाइप के डायग्राम है, एक बोलता है, एक को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम यानी फेजर आरेख, दूसरा हमारा होता है इसमें वेव डायग्राम या बोलते हैं उसको वक्र आरेख। तो दो टाइप के डायग्राम बनाएंगे, उससे आप देख पाओगे कि दोनों एक, ठीक है? तो चलिए इतना आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, इसी में प्योर रेजिस्टेंस का हम फेजर डायग्राम बनाएंगे और इसी का हम क्या बनाएंगे, एक वेव डायग्राम, ठीक है? उससे आपको पता चल जाएगा दोनों क्या है, दोनों एक ही फेज, ठीक है बच्चों? तो पहले मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बना रहा हूँ, आज जो है ओके। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, पहले इसका हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम कर रहा हूं, फेजर आरेख, फेजर। तो देखो फेजर डायग्राम क्या होता है, सिंपल है, ऐसे आपको डायग्राम बनाना है और सपोज मैं यहां पर एक एरो ड्रॉ करता हूं और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वी नॉट, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट, और यहां पर जो फेज है वो है कितनी, ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जो ये एरो की लेंथ होगी ना, ये बताएगी आपको वोल्टेज की पीक वैल्यू, एरो की लेंथ आपको पीक वैल्यू बताएगी। तो आप यहाँ पर फेज डायग्राम में इतना ध्यान, फेजर डायग्राम में ध्यान रखना, लेंथ ऑफ एरो यानी एरो की जो लंबाई होगी वो आपको क्या बताएगी, पीक वैल्यू, क्या बताएगी, या आपको बताएगी पीक वैल्यू, क्या चीज बताएगी आपको, ये पीक वैल्यू, यानी लेंथ ऑफ एरो आपको पीक वैल्यू, ठीक है? तो यहां पर ये जो लेंथ एरो है ये वी नॉट, तो इसका मतलब ये आपका वोल्टेज की पीक वैल्यू को, ठीक है? और इस वोल्टेज की पीक वैल्यू का इस साइड का जो प्रोजेक्शन होगा, कंपोनेंट बोल सकते हो, इसका ये कंपोनेंट क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा, क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा। तो ये इस साइड की प्रोजेक्शन आपको बताता है, वर्टिकल कंपोनेंट है ये, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे बोल, दो घटक है। तो इसका इस साइड का जो कंपोनेंट होगा ये आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस स्विंग, क्या बताएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट कहा मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक, ये आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस बताएगा। क्या इंस्टेंटेनियस बताएगा, सपोज ये वी नॉट है, तो वी नॉट का ये कंपोनेंट आपको बताएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या बताएगा आपको भी, वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मींस तात्कालिक वोल्टेज, और ये क्या बताएगा आपको, वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब आपको एक चीज पता है कि जब सर्किट में आर है तो आई नॉट हमेशा वी नॉट से कम होगा, तो जब अगर इसी में आपको, और दोनों एक ही फेज में है, तो इसी में अगर आपको आई नॉट दिखाना है, आई नॉट की पीक वैल्यू, तो इसी एरो में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नॉट को रिप्रेजेंट कर, ये एरो इसको रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि छोटा है ना बच्चों, तो आई नॉट को, तो इसका यहाँ का प्रोजेक्शन, इसका इस साइड का प्रोजेक्शन क्या डिनोट करेगा, आई नॉट साइन, यानी ये लेंथ ऑफ एरो डिनोट करेगी क्या, पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी धारा का शिखर मान, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस करंट, यानी तात्कालिक। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है?
ये है फेजर डायग्राम। इसको आप सिंपल में ऐसे भी कर सकते हैं, ये वोल्टेज का है, ये फेजर डायग्राम, ये करंट, ये V नॉट रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा ना करिए, सिंपल ऐसा, सिंपल दोनों पैरेलल लाइंस इस टाइप में, क्योंकि दोनों एक ही फेज में। ये था इसका फेजर डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब हम इसका बनाएंगे वेव डायग्राम। क्या बनाएंगे? इसका हमें वेव डायग्राम बनाएंगे। इसका बनाएंगे अभी क्या? वेव कौन सा डायग्राम बनाएंगे? वेव, ठीक है। तो दूसरा इसका डायग्राम बनेगा आपका तरंगा आरेख, वक्र आरेख, वेव डायग्राम, ठीक है। तो वेव डायग्राम कैसे बनेगा? अब आपको पता है V क्या है? V आपका है V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी जो V का जो वेव वक्र बनेगा वो साइन वक्र बनेगा, साइन वेव जैसी होती है, साइन वेव ऐसी, ये साइन वेव है, ये V का है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये V नॉट, ये V नॉट, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ये वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू है। और I क्या है यहाँ पर? I भी तो वही है, I नॉट साइन ओमेगा। अब दोनों एक ही फेज में है ना, दोनों एक ही फेज में है, लेकिन I नॉट क्या है? वो V नॉट से हमेशा छोटा है। तो इसका मतलब जो I नॉट भी साइन वेव बन रहा है, तो I नॉट का जो वक्र बनेगा, जो इसका डायग्राम बनेगा, वो भी कुछ ऐसी बनेगा, लेकिन वो V नॉट से छोटा बनेगा। यानी I नॉट की भी वैल्यू लगभग यहाँ होगी, लेकिन दोनों एक ही फेज का है। तो आप ये ऐसा टाइप का इस टाइप का आप कुछ बना सकते हैं। ये वोल्टेज है I नॉट का, ऐसे तो I नॉट का वक्र हो जाएगा, समझ में आई बात? क्या हो जाएगा आपका? I नॉट का, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज पता चल, इस डायग्राम को देखते हुए कि एक चीज पता चल रही है कि जब सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस होता है, तो इन दैट केस द वोल्टेज एंड द करंट अटेन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। यानी जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो समय वोल्टेज और धारा दोनों एक साथ मैक्सिमम को प्राप्त होंगी, उच्चतम को प्राप्त होंगी, और दोनों एक साथ न्यूनतम को भी प्राप्त होंगी। यानी वोल्टेज एक साथ, वोल्टेज और करंट मैक्सिमम भी उच्चतम भी एक साथ हो रहे हैं, एक ही जगह पे हो रहे हैं, और मिनिमम भी एक ही जगह हो रहे हैं। वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। यहाँ पे देखो, वोल्टेज मैक्सिमम है तो उस समय करंट भी मैक्सिमम, क्योंकि दोनों एक ही फेज। तो ये डायग्राम एक चीज हो, ठीक है। तो दिस इज द वेव डायग्राम, दिस इज द फेजर डायग्राम। आगे के आने वाले जब हम प्योर इसमें हम एल लेंगे सर्किट में, ठीक है, तो उस केस में कैसा इसमें फेजर डायग्राम या वेव डायग्राम बनेगा उसको भी स्टडी करेंगे। सी लेंगे तब स्टडी करेंगे, फिर हम मिक्सचर थोड़ा खिचड़ी टाइप के बनाएंगे उसको भी